नमस्कार साथियों, मैं ओनिस कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो जो है 12th एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम 12th एग्रीकल्चर में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसका नाम है कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। उसका पहला लेक्चर लेकर आ चुके हैं और इस यहाँ पर आज का टॉपिक का नाम है प्रारंभिक अर्थशास्त्र, सिद्धांत, अर्थशास्त्र का अर्थ और क्षेत्र, राष्ट्रीय नियोजन में कृषि अर्थशास्त्र का महत्व। तो ये सारी तीन चार चीजें हम देखेंगे आज। क्या क्या देखेंगे? तो सिद्धांत, अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय नियोजन में कृषि अर्थशास्त्र का महत्व, अर्थशास्त्र का अर्थ और क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम पहले यहाँ पर अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र शब्द, ये मेरी 12th का जो नोट्स है वही है, तब ऐसी हैंडराइटिंग हुआ करती थी। अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोनोमिक्स यानी ओइकोनोमिया से, ओइकोनोमिया आप कर लेंगे यहाँ पर, किससे हुई है? ग्रीक वर्ड था ओइकोनोमिया, ठीक है, इससे हुई है, जिसमें, और ये ओइकोनोमिया दो ग्रीक शब्द से बना है। पहला ओइकोस, दूसरा है नोमोस। ओइकोस जिसका मतलब होता है अ हाउस होल्ड, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। ठीक है, ओइकोस यानी एक गृहस्थी यानी हाउस होल्ड या परिवार, और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। तो ऐसे कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्यों की आर्थिक गतिविधियों या आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। अब मैं आपको लास्ट में जो है, वीडियो के लास्ट में पांच मैं आपको वन लाइनर फैक्ट्स बताऊंगा जो इस पीडीएफ में नहीं है। तो लास्ट के लिए आप जुड़े रहें। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा कुछ, तो उसके लिए आप जुड़े रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब है कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। आर्थिक क्रिया मतलब क्या? वे क्रियाएं जो अर्थ के लिए, अर्थ मतलब क्या? पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आर्थिक क्रियाएं, तो वह सभी क्रियाएं जो सीमित यानी स्केयर या कमी वाले संसाधनों के कुशल उपयोग से संबंधित है और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, आर्थिक क्रियाएं करती हैं। अब देखिए, इसको मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, तो वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है उसको आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। जैसे क्या? अब यहाँ पे उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण है। अब देखिए, आर्थिक क्रियाएं मतलब जैसे कि कोई टीचर है, ठीक है, कोई अध्यापक है, वो पढ़ा रहा है कॉलेज या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वो पढ़ा रहा है सैलरी के लिए। ठीक है, अब वैसे तो ये भी लोग बोलते हैं कि मतलब वो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां से उनको अर्थ के लिए यानी धन कमाने के लिए कर रहे हैं वो क्रियाएं, तो वो कहलाएगी आपकी आर्थिक क्रियाएं। और वही शिक्षक जब अपने बच्चे को पढ़ाता है, तब वहां पे वो धन कमाने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा है, तब वही क्रियाएं आपकी बन गई अर्थात अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं मतलब वे जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। जैसे बढ़ई है, वो अपना काम करता है, दर्जी है, वो कपड़े सिलते हैं, मोची जूते सिलते हैं, तो ये सारी क्रियाएं, और टीचर पढ़ाते हैं, डॉक्टर का काम, डॉक्टर का। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं आपकी होती हैं आर्थिक क्रियाएं। अब यहाँ पे अनार्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ अपने भाषा में। वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाने से नहीं होता, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि अब देखिए, वहां पर था कि मतलब ऐसी क्रियाएं जिनको आप धन कमाने के लिए कर रहे हैं, पैसा पाने के लिए कर रहे हैं, वो है अनार्थिक क्रियाएं। अब इसके विपरीत अनार्थिक क्रियाएं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिनको आप यानी ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है वो। ठीक है, जैसे आप परोपकार कर रहे हैं, आपने किसी को पानी पिला दिया और खाना वगैरह खिला दिया, तो वो है आपकी अनार्थिक क्रियाएं। आपका सेवा भाव है, आप मनोरंजन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी पैसा मिल रहा है, तो वो आपका आता है अनार्थिक क्रियाओं में। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बताऊं कि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं जो यहाँ पे ऊपर है उसी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। अब आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर भी यहाँ पर लिखा, देख लीजिए कि ये धन के उद्देश्य की जाती हैं, धन के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं। इसके एग्जाम्पल में आपका वही ये सब भी आप लिख सकते हैं, विनिमय, वितरण, उपभोग, या वही जो दर्जी, मोची, बढ़ई मैंने आपको बताया वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मनोरंजन, सेवा भाव, परोपकार, यहाँ पे प्रत्यक्ष संबंध धन से है, यहाँ पे इसका धन से कोई संबंध ही नहीं है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ठीक है, इन क्रियाओं का मुद्रा के माध्यम से मूल्यांकन किया जा सकता है, और अनार्थिक क्रियाओं का मुद्रा के माध्यम से मूल्यांकन नहीं किया सकता। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि
मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको दर्जी वाला एग्जांपल दिया। दर्जी कपड़े सिल रहा है और कपड़े अब जो है आप वो सिल चुका है तो आप लेकर आए, आपने उसको कुछ पैसा दिया, ठीक है। तो जैसे मान लेनी आप 100-200 आपने 100 रुपया ही दे दिया, तो आपने उसके काम को माप लिया, कितना काम उसे किया आपने, अपने 100 रुपया दे, यानी 100 रुपये का काम किया आपने, माप लिया। लेकिन अनार्थिक क्रिया, आप परोपकार किया, आपने सेवा भाव किया, आपने मोबाइल, आपने मनोरंजन किया, टीवी देखा, तो उसको आप कैसे पैसे से मापेंगे कि कितना पैसे का आपने टीवी देखा। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। इन क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, आर्थिक क्रियाओं का मैंने बताया ही आपको, और अनार्थिक क्रियाओं का नहीं किया जाता है। अब देखिए अगला है आपका यहाँ पर स्कोप, ठीक है। जैसे था ना, अब अर्थशास्त्र का अर्थ हमने देख लिया, अब क्षेत्र देखेंगे यानी स्कोप देखेंगे। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र को 3 बातें इनमें सम्मिलित की जाती हैं। पहला सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु, दूसरा है नेचर यानी जो आपकी सीमा स्वभाव है, तीसरा सीमा यानी लिमिटेशंस। पहले इसको मैं अपने बताता हूँ आपको अपनी भाषा में, फिर आपको यहाँ पर हम पढ़ेंगे नोट्स को। सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में 5 चीजें रखी गई हैं: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व। प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, यानी राजस्व, जिसको लोक वित्त भी बोलते हैं। नेचर मतलब क्या, तो नेचर मतलब है स्वभाव। तो स्वभाव, अर्थशास्त्र स्वभाव में विज्ञान भी है, कला भी है, यानी आर्ट भी है और साइंस भी है। वो कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सीमा यानी लिमिटेशंस का मतलब कि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं हैं, जैसे जैसे अब वो लिखा भी हुआ है नोट्स में, वो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही पहले, कि वो उसमें सामाजिक मनुष्य का अध्ययन करेंगे। सामाजिक मनुष्य मतलब क्या, कि वो मनुष्य नहीं जैसे जो साधु संत है उनका अध्ययन थोड़ी करेंगे अर्थशास्त्र में, वो आर्थिक क्रियाएं करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि वो तो अनार्थिक क्रियाएं करते हैं कि जिनका धन से कोई वास्ता नहीं होता, जैसे परोपकार वगैरह, तो ऐसा है, ठीक है। और सामाजिक मनुष्य का अध्ययन है वास्तविक मनुष्य। वास्तविक मनुष्य मतलब जैसे भूत प्रेत नहीं हो, ठीक है, साधारण मनुष्य हो। और आर्थिक मनुष्य का अध्ययन है, ठीक है, सिर्फ आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। तो ये सारी इसकी सीमाएं हैं। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को अंतर्गत इसके 5 बातों का अध्ययन करते हैं: उत्पादन यानी प्रोडक्शन, उपभोग यानी कंजम्पशन, विनिमय यानी एक्सचेंज, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, लोक वित्त या राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस या रेवेन्यू। इन्हें अर्थशास्त्र के विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अब उत्पादन देखिए, उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टिगुण का सृजन करती है, यानी प्रोडक्शन इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स यूटिलिटी इन गुड्स। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। उत्पादन मतलब ये है कि देखिए, जैसे आप लकड़ी काट के लाए, पेड़ की लकड़ी काट के लाए, अब उसको आपने मेज बना दिया। लकड़ी ऐसे हम मानने के लिए मान लेते हैं कि लकड़ी मिल रही थी 200 रुपये किलो, मेज मिल रहा है 1200 रुपये किलो। तो उसकी जो उपयोगिता है, जो उसका तुष्टि गुण है, उसमें आपने बढ़ा दिया, उसको उसका सृजन किया, यानी उसको क्रिएट किया, तो वो आपका आ जाएगा उत्पादन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन करती है, यानी प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स यूटिलिटी इन गुड्स। स्वभाव, ये देखिए, विज्ञान, कला यानी साइंस, आर्टिस्टिक भी है और साइंटिफिक भी, यानी कलात्मक और वैज्ञानिक, दोनों इसका स्वभाव है। अब विज्ञान में वास्तविक विज्ञान यानी पॉजिटिव साइंस और आदर्शात्मक विज्ञान यानी नेगेटिव साइंस भी है। पॉजिटिव साइंस यानी वास्तविक विज्ञान मतलब क्या है, व्हाट इज, क्या है, उसका अध्ययन। मतलब क्या, मतलब ये है कि अभी क्या जनसंख्या है, 1947 में क्या थी, अभी 2024 में क्या, आगे क्या जनसंख्या होगी, वो सब अध्ययन आपका कहना है का पॉजिटिव साइंस यानी वास्तविक विज्ञान। आदर्शात्मक विज्ञान का अध्ययन मतलब नॉर्मेटिव साइंस, इसका मतलब है इसमें अध्ययन करते हैं व्हाट आउट टू बी, यानी क्या होना चाहिए। जैसे हमारे देश में पॉवर्टी है यानी गरीबी है, तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो है यहाँ पर आदर्शात्मक विज्ञान में। विज्ञान का मतलब क्या, किसी, ये आपने परिभाषा सुना, पहले पढ़ा भी होगा, किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव साइंस यानी व्हाट इज, नॉर्मेटिव साइंस व्हाट आउट टू बी, ये मैंने आपको बता दिया है। इज इकोनॉमिक्स अ साइंस, क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, तो हाँ भाई विज्ञान है। क्यों है, क्योंकि विज्ञान की इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, ठीक है, आर्थिक नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, कारण और परिणाम में संबंध जो है स्थापित करता है, सार्वभौमिक सत्यता दिखाता है, तथ्यों की माप भी करता है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो भी करता है। अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो वास्तविक है कि आदर्शात्मक है, तो दोनों है, क्योंकि इसमें हम क्या है उसका भी अध्ययन करते हैं, क्या होना चाहिए उसका भी अध्ययन करते हैं।
कला का मतलब क्या कि ज्ञान की वह शाखा जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपाय बताती है, तो वो भी है। अब इज इकोनॉमिक्स एंड आर्ट, क्या अर्थशास्त्र एक कला है? तो हाँ भाई कला भी है। क्यों? क्योंकि इसमें कला के भी गुण पाए जाते हैं, जैसे कि आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए उपाय बताती है। अब सीमाएं जो मैंने आपको बताया था वो देख लीजिए, केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, सामाजिक मनुष्य का अध्ययन, वास्तविक मनुष्य का अध्ययन, सामान्य मनुष्य का अध्ययन, वैधानिक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। अब ये लाइन में आपको समझाऊं, वैधानिक आर्थिक क्रियाएं ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऐसी आपकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं जो वैधानिक हो, लीगल हो, इलीगल नहीं हो। जैसे कि कोई चोर है, वो भी तो भाई धन कमाने के उद्देश्य से क्रिया कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो काम है चोरी का वो वैधानिक नहीं है, लीगल नहीं है, इनलीगल है, तो उसका थोड़ी अध्ययन नहीं करेंगे हम इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो वो है वैधानिक आर्थिक क्रियाएं, मुद्रा रूपी मापदंड, मतलब जिसको आप पैसे से माप सके वो क्रियाएं। दुर्लभ वस्तुओं तथा साधनों का अध्ययन, यानी ऐसी वस्तुएं जो दुर्लभ है, स्कैरिसिटी है उनकी, उनका अध्ययन, और उनके जो साधन है। आर्थिक नियमों में सार्वभौमिकता का अभाव, ठीक है। अब सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर नहीं आपको देखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे सिद्धांत देखते हैं, जैसे सिलेबस में था ना, सिद्धांत, अर्थशास्त्र का अर्थ और क्षेत्र, राष्ट्रीय नियोजन में कृषि अर्थशास्त्र का महत्व। तो सिद्धांत देखते हैं, एक अर्थशास्त्री से मैनकिव्स, तो मैनकिव्स ने अर्थशास्त्र के 10 सिद्धांत दिए। सिद्धांत नंबर पहला क्या है? सिद्धार्थ नहीं, सिद्धांत है, लोग दुविधा का सामना करते हैं। दूसरा सिद्धांत दिया, किसी चीज की कीमत वह होती है जिसे आप पाने के लिए कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है। तीसरा सिद्धांत क्या है? तर्क संगत लोग सीधा मुद्दे पर सोचते हैं, ये भी बात सही है। चौथा क्या है? प्रोत्साहन के लिए लोगों की प्रतिक्रिया चाहिए, भी सही बात है। और सिद्धांत 5 क्या है? व्यापार से हर व्यक्ति बेहतर बन सकता है, बिल्कुल सही है। छठवां नंबर है, बाजार आमतौर पर आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने का एक अच्छा तरीका है। सातवां सिद्धांत है, सरकारें कभी कभी बाजार के परिणामों में सुधार करती हैं, सही बात है भैया। आठवां है, सिद्धांत नंबर 8 है, किसी देश का जीवन स्तर उसकी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता पर निर्भर करता है। नौवां सिद्धांत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब सरकारें बहुत अधिक पैसा छापती है तो कीमत बढ़ जाती है। जैसे अभी का टाइम है, ये जब देखिए बहुत ज्यादा पैसा छपेगा तो जो कीमत है वो बढ़ेगी। जैसे इसी समय बहुत जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, आप देख भी रहे होंगे, तो ऐसा है। फिर 10वां सिद्धांत है, समाज को मुद्रास्फीति और बेरोजगार के बीच एक यानी अल्पकालिक व्यापार बंद का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या सिद्धांत। अब जो आपका यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय नियोजन में कृषि अर्थशास्त्र का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इन नेशनल प्लानिंग, ठीक है। अब देखिए, पहले देखिए इसमें एक पॉइंट है यहाँ पे, अब देखिए बहुत कमी बचा हुआ है। आदिकाल से ही कृषि मानव जीवन या मूल देखिए आदिकाल से जो कृषि है वो मानव जीवन का मूल आधार रही है। साइंटिस्ट क्या बताते हैं, यानी क्या अभी तक खोजा है कि कृषि का 12,000 साल पहले से, यानी 12,000 वर्षों पहले से जो कृषि का विकास जो है वो प्रारंभ हुआ, जिसको 10,000 BCE बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं, तब से कृषि का विकास प्रारंभ हुआ। वो मैं आपको अभी एग्रीकल्चरल हेरिटेज बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में उसका टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या पॉइंट है यहाँ पर, आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग के इस वर्तमान युग में भारत जैसा कृषि प्रधान देश कृषि व्यवसाय की उपेक्षा करके आर्थिक क्रिया विकसित नहीं कर सकता। भाई सही बात है, अब हमारा देश तो कृषि प्रधान है लेकिन इसमें उपेक्षा होती है कृषि की, आपको पता ही है, तो वो अपना आर्थिक विकास नहीं विकसित कर पा रहा है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय नियोजन नीति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कृषि संबंधी उचित लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें शीघ्र प्राप्त किया जाए। वस्तुतः अगला पॉइंट देखिए, वस्तुतः भारत के विभिन्न उद्योगों का विकास भी कृषि पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट यहाँ पर आपका दिया गया है, वस्तु, चीनी, तेल आदि उद्योग अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर आश्रित है। बिल्कुल सही बात है, जो भी आपका तेल बन रहा है, चीनी बन रहा है, उनके जो रॉ मटेरियल है, जो आपका कच्चे माल मिल रहा है, जैसे चीनी का देखें तो जो शुगर केन से, गन्ने से बनता है, तो गन्ना जो है वो हमारी कृषि से ही आ रहा है, तो कृषि पर निर्भर, रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर निर्भर है। साथ ही खाद्यान्नों के मामलों में भी आत्मनिर्भर होने के लिए भी कृषि का समुचित विकास परम आवश्यक है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर आप, कृषि के इस पहलू को दृष्टिगत रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि व्यवसाय को प्राथमिकता दी गई। कृषि के समुचित विकास
के लिए कृषि की समस्याओं तथा उनके समाधानों के प्रभावी आयों का ज्ञान हो। इस संबंध में कृषि अर्थशास्त्र सहायक जो है सहायता करता है। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, अभी हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे लास्ट में। उपरोक्त बिंदुओं से राष्ट्रीय नियोजन में कृषि अर्थशास्त्र का महत्व स्पष्ट हो जाता है। राष्ट्रीय नियोजन की सफलता के लिए कृषि व्यवसाय के विकास जो है वो परम आवश्यक है तथा कृषि व्यवसाय के उपायों की समुचित जानकारी के लिए कृषि अर्थशास्त्र का अध्ययन जो करना अनिवार्य है, जरूरी है। अब ये जो हमने देखा था राष्ट्रीय नियोजन में कृषि अर्थशास्त्र का महत्व, उसका हम एक यहाँ पर रिवीजन करेंगे। पहले देखिए आर्थिक नियोजन क्या होता है। पहले आर्थिक नियोजन देखिए, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आर्थिक नियोजन से अभिप्राय ऐसी विधि से है जिसके अंतर्गत देश के साधनों को ध्यान में रखकर पूर्व निर्धारित आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की निश्चित समयावधि में पूर्ति हेतु केंद्रीय नियोजन संगठन विकास क्रियाएं बनाकर उन्हें कार्यान्वित करते हैं। अब यहाँ पे कुछ महत्व देखिए, यहाँ पर लिखा गया है राष्ट्रीय नियोजन में कृषि अर्थशास्त्र का महत्व। तो कृषि मानव जाति का मुख्य व्यवसाय है। कृषि की उपेक्षा करके कोई देश अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। अतः राष्ट्रीय नियोजन नीति की सफलता कृषि विकास पर निर्भर करती है। कृषि के समुचित विकास के लिए कृषि अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, तो वो अब शुरू करते हैं। देखिए पहला फैक्ट, कृषि अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक आई थी 1776 में, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। आपको वेल्थ ऑफ नेशंस करके आएगा, ठीक है। अब फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र के जनक हैं टेलर नाम के एक अर्थशास्त्री से, वो कृषि अर्थशास्त्र के जनक है, ठीक है। उसके बाद से अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक थी, अर्थशास्त्र नाम की एक किताब थी, इसको लिखा था चाणक्य ने, वही चंद्रगुप्त जी के जो गुरु थे चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखा था। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम है। इनका कार्यकाल आपने देखा होगा 375 ईसा पूर्व, ठीक है, अभी से 2300-2400 साल पहले, तो ये है, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पर देखिए कि जो कृषि अर्थशास्त्र है इसमें हम उन सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं जो कृषि व्यवसाय से संबंधित होते हैं, ठीक है। उसके बाद से अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दी थी कौन, तो एडम स्मिथ, सीनियर वाकर, इन लोगों ने, ठीक है। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा एक परिभाषाओं का चैप्टर है, उसमें हम पूरा देखेंगे आपको। इसके बाद वही चैप्टर है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो भौतिक कल्याण संबंधी भाषा यानी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, उसको मार्शल पिगू कैनन बेवरी चैम्बरलिन ने दिया था। अल्फ्रेड मार्शल, जिनकी बुक आई थी 1890 में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद से आधुनिक जो परिभाषा है अर्थशास्त्र की वो रॉबिन्स ने दिया था, ठीक है। और विकास केंद्रित परिभाषा जो है वो भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर है आपका आवश्यकता अभिन्नता संबंधी परिभाषा यानी वांटलेसनेस डेफिनेशन, ये हमारे भारत के एक साइंटिस्ट थे जेके मेहता, जसवंत के खुसरो मेहता, उन्होंने दिया था। तो ये आपके कुछ पॉइंट हो गए। मैं आपको योजना के बारे में बताता हूँ, नियोजन के बारे में। तो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन 1950 में इसका गठन हुआ था। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, इसमें कृषि पर ध्यान दिया गया था। और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 1 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आपका यहाँ पर लेक्चर समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसके पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर ही। वहीं पर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन करें। वहां से आप अपनी जो क्वेरीज आपकी जो दिखते हैं समस्याएं, वो हमसे पूछ के आप सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। अब 1 जून से कल ही से आपकी क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं, 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। अभी इसके बाद एक और वीडियो मिलेगी जो एग्रीकल्चरल हेरिटेज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, उसके बारे में बताएंगे। तो सिर्फ जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।